हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के विषय में, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के रिगार्डिंग हम लोग सारे कंसेप्ट पर चर्चा किए थे, उसके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया गया था और हम कल ही हमने आपको यह भी बताया था कि अब आपको गुरुत्वाकर्षण का अपने से खुद से प्रिपेयर करना है, जो डाउट है वो लाके पूछना है, ठीक ना। और सैटरडे के बाद किसी भी दिन बिना बताए ग्रेविटेशन का टेस्ट लिया जा सकता है। टेस्ट नंबर ये 5 होगा आपका, जिसमें वर्क, पावर, एनर्जी और ग्रेविटेशन दोनों होगा, ठीक ना। आज हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी के विषय में, प्रत्यास्था के बारे में। आइए प्रत्यास्था के विषय में बात करने से पहले एक छोटा सा जानकारी आपको दे दें। जैसे हम लोग अगर स्टेट ऑफ मैटर के विषय में बात करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के विषय में तो जरूर ही जानते हैं, पदार्थ की अवस्था के विषय में आप जरूर जानते हैं कि सर देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन फिजिक्स के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, कैसा ऑब्जेक्ट फ्लो करता है कैसा फ्लो नहीं करता है, प्रवाह के गुण के आधार पे ऑब्जेक्ट का 2 स्टेट होता है। हाँ, एक को हम लोग कहते हैं सॉलिड यानी ठोस और दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्लूइड यानी तरल, ठीक ना। सॉलिड इट मींस द ऑब्जेक्ट which do not have tendency to flow, जिसके पास फ्लो करने का यांत्रिक गुण के विषय में बात करना है। सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी यांत्रिक गुण के विषय में बात करना है। तो यहां पर हम लोगों को बात करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस का यांत्रिक गुण। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस का यांत्रिक गुण, ठीक ना। और इस ठोस के यांत्रिक गुण में बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी के विषय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था के विषय में पढ़ना है, ठीक है। और यही ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का। दूसरे तरफ आइए तो फ्लूइड के विषय में हम लोग जिस ब्रांच में चर्चा करेंगे फिजिक्स के, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसमें हम लोग किस बारे में चर्चा करेंगे? तो इसमें हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के विषय में बात करेंगे, ठीक ना। ये है 11th सेक्शन का सेकंड बुक का शुरुआत। 11th में 2 बुक, 12th में 2 बुक, तो 11th का फर्स्ट बुक कल समाप्त हो गया। 11th का सेकंड बुक का शुरुआत आज से हो रहा है, ठीक है। और आज ही के क्लास में हम लोग ये पहला चैप्टर शुरू करेंगे और आज ही ये खत्म भी कर देंगे। आज ही ये शुरू करेंगे, आज ही ये खत्म कर देंगे। रिटन नोट्स आपके हाथ के सामने है। जो जो चीज पढ़ाया जाएगा आप अपने आपके नोट्स में लिखा हुआ है थ्योरी के रूप में, है ना। आपको लगता है कि आप इसको अस्थिर नहीं रख पाइएगा तो लिख लीजिएगा, है ना। लगेगा कि ना हम अस्थिर रख पाएंगे, कॉपी में ही डाल के रखिएगा, ठीक है। हाँ,
स्टेपल कर दीजिएगा, काहे के लिए 3 पेज मेहनत कीजिएगा, दोबारा से लिखिएगा, ठीक ना। हाँ, अगर दिमाग कह रहा है कि भुला सकता है तो फिर जो है कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए चैप्टर का शुरुआत किया जाए इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था के विषय में। तो देखिए आपके नोट्स के सामने लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, माने बाह्य बल लगने के आधार पे वस्तु को 4 भागों में बांटा गया है, ऑब्जेक्ट को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? इलास्टिक बॉडी यानी प्रत्यास्थ वस्तु, प्लास्टिक बॉडी है ना, यानी प्लास्टिक वस्तु, हिंदी में प्लास्टिक होता है, ब्रिटल बॉडी यानी भंगुर वस्तु, एंड लास्ट वन इज रिजिड बॉडी, दृढ़ वस्तु, ठीक ना। देखिए एक एक करके समझा जाए, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, ब्रिटल बॉडी और रिजिड बॉडी क्या होता है। खोलो उधर से, जल्दी नहीं स्टार्ट हुआ है, ऑन टाइम स्टार्ट हुआ है, 9:05 में शुरू हुआ है। आज हम अपने टाइम पर ही डेली आते हैं, लेकिन डेली आते हैं उसके बाद पीपीटी वगैरह कंप्यूटर से निकालते हैं। आज निकालना नहीं था इसलिए टाइम पे शुरू हो गया। ले लो नोट्स, ले लो। उसका पैसा लगता है, ठीक ना, दे देना है, लेकिन भागना नहीं है, ठीक ना। बड़ी टॉप समझ में आया था। हाँ यहाँ पे अलग मजा है, यहाँ पे मतलब पढ़ाई करने का। हाँ इसीलिए एब्सेंट करता है। कल खाली किए थे, कल थोड़ा मंदिर चले तो ठंडा थोड़ा ठंडा था तो मंदिर चला गया था। अच्छा इसीलिए कल धूपवा निकला था। ठंडा था तो मंदिर चला गया था तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को 4 भागों में बांटा गया, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, ब्रिटल बॉडी और रिजिड बॉडी। सबसे पहला बात है इलास्टिक बॉडी। कहा गया कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो गया। एक्सटर्नल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचे, फैल गया। आज जैसे ही छोड़ा जाए, फोर्स लगाना बंद किया जाए, वैसे ही ऑब्जेक्ट अगर प्रीवियस शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, माने अपने पुराने आकार तथा आकृति को प्राप्त कर लेता है, तो यह वस्तु इलास्टिक बॉडी, यह बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाएगा, प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगा, ठीक है। वैसा बॉडी जिस पर फोर्स लगाने पर उसका शेप और साइज चेंज कर जाए और जैसे ही फोर्स हटाया जाए वैसे ही जो है वो अपने पुराने आकार तथा आकृति को प्राप्त कर लेता है, तो वह इलास्टिक बॉडी कहलाएगा। और उसका यह टेंडेंसी क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी कहलाएगा। उसका यह टेंडेंसी क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी कहलाएगा, प्रत्यास्था कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी में क्या कहा गया? कहा गया कि फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज होगा, लेकिन फोर्स के हटाए जाने पर वो अपने उतने ही आकार माने प्रीवियस आकार को गेन नहीं करेगा, प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करेगा। तो ऐसे में बॉडी कौन सा बॉडी कहलाएगा? प्लास्टिक बॉडी कहलाएगा, प्लास्टिक वस्तु कहलाएगा। इसका यह नेचर क्या कहलाएगा? प्लास्टिसिटी कहलाएगा, है ना। उसका यह नेचर क्या कहलाएगा? प्लास्टिसिटी कहलाएगा, ठीक है। तीसरा आता है ब्रिटल बॉडी। इसमें क्या कहा गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट टूट जाता है ना, ऑब्जेक्ट जो है टूट जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, तो यह जो बॉडी है इलास्टिक बॉडी ब्रिटल बॉडी कहलाएगा। और उसका यह टेंडेंसी क्या कहलाएगा? ब्रिटलिटी कहलाएगा, चाहे ब्रिटलनेस कहलाएगा। ब्रिटलिटी कहलाएगा या ब्रिटलनेस कहलाएगा, हिंदी में भंगुरता कहलाएगा। आया समझ में? फिर आता है रिजिड बॉडी।
ठीक ना। रिजिड नामे से क्लियर है, रिजिड माने जिद्दी, दृढ़, कितनों कुछ कहा जाएगा वो अपना ही बात मानेगा, माने फोर्स का कोई भी असर उस पर नहीं पड़े। जैसे दीवार पर हाथ से मार रहे हैं दीवार को तोड़ने के लिए, टूटेगा दीवार, फोर्स का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के लिए यह कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी है। एक डेफिनेट फोर्स पे टूट भी जाएगा, हाथ से नहीं हथौड़ा से, है ना। हाथ से ज्यादा कस के मारिएगा तो वो टूटेगा, लेकिन दीवार नहीं, हाथ, है ना। आ रहा है समझ में। उस फोर्स के लिए, जिस फोर्स के लिए यह दीवार भी टूट जाएगा, उस फोर्स के लिए यह दीवार कौन सा बॉडी होगा, ब्रिटल बॉडी होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन। हमने देखा कि 4 प्रकार का होता है, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, ब्रिटल बॉडी और फिर रिजिड बॉडी। हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है किसके बारे में, इलास्टिक बॉडी एंड इलास्टिसिटी के विषय में, प्रत्यास्थ वस्तु और प्रत्यास्था के विषय में, ठीक है। अब देखिए, प्रत्यास्थ वस्तु और प्रत्यास्था के विषय में जब बात किया जाएगा, इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी के विषय में जब बात किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहला चीज क्या होगा, इलास्टिक बॉडी एंड इलास्टिसिटी की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोगों के पास आता है, ये जैसे मान लीजिए हो गया यहाँ पे एक स्प्रिंग, स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे तो यह इलोंगेट होगा, है ना। स्प्रिंग पर फोर्स लगाए तो यह इलोंगेट होगा। क्या जब इस पर फोर्स लगाना बंद करेंगे तो यह प्रीवियस पोजीशन पर जाएगा, जरूर जाएगा। जाएगा मतलब यह इलास्टिक बॉडी है ना। यह प्रीवियस पोजीशन पर जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि प्रीवियस पोजीशन में एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, प्रीवियस पोजीशन, प्रीवियस डायरेक्शन के तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, है ना, जिसके कारण जो है ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस शेप और साइज को रिगेन कर रहा है। तो ऐसे में इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। यह जो रीस्टोरिंग फोर्स है, यह जो रीस्टोरिंग फोर्स है, यह इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यह जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, प्रत्यानयन बल जो होगा, यह इलोंगेशन यानी खिंचाव के सीधा समानुपाती होगा। कितना ज्यादा आप इलोंगेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा खींचिएगा रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा, है ना। कम खींचिएगा तो कम फोर्स लगेगा। फील करने के लिए ठंडा के दिन है, बड़ा बढ़िया फील कर सकते हैं। पॉकेट में से रबर निकालिए, वो दोस्त के हाथ पे सटाइए, धीरे से खींच के छोड़ दीजिए। तो धीरे से खींच के छोड़िएगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा। अब क्या करिए, तो और तेजी से खींचिए, अब छोड़िए, अब छोड़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है ना। और नहीं तो खींच के बता दीजिए, खींचिए। आप गुस्सा के पूछे क्या कर रहा है, काहे मार रहा है, मार रहे हैं, तुमको रीस्टोरिंग फोर्स में समझा रहे हैं जी, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगेगा और फॉर्मूला बनेगा Fr बराबर kx। कहीं कहीं kx के पहले माइनस भी लगा होता है। तो माइनस साइन का दिखाएगा कि जो हम फोर्स इधर लगाए हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। यहाँ इस k को हम लोग क्या कहते हैं, इस k को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इस k को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, बल नियतांक कहते हैं, ठीक ना। आ रहा है समझ में। यहां से आप चाहेंगे तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। k बराबर हो जाएगा F/x, फोर्स का न्यूटन, x का मीटर, यानी न्यूटन
पर मीटर। इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, ml(T⁻²) किसका हो गया, फोर्स का हो गया, लेंथ का L, तो mL0T⁻², ये हो गया किसका, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को जब खींचा जा रहा है तो खींचने के लिए, इसके शेप और साइज को चेंज करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ा होगा। और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंजिंग लाने के लिए जिस एनर्जी का जरूरत पड़ता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंजिंग लाने के लिए जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के विषय में कहा गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी माने प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये बात हम वर्को पावर एनर्जी में पढ़ाए हैं ना जी। तो U बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ kx², x का है यहाँ पे, तो इलोंगेशन है, कितना खींचा जा रहा है। यहां से आप लिख सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इलोंगेशन के सीधा समानुपाती होगा। अगर इलोंगेशन डबल करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जी, इलोंगेशन डबल तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आधा हो जाएगा। जोरदार ताली लगाइए इनके लिए। तो ताली का आवाज रिकॉर्डिंग में आना चाहिए। का आधा होगा, फिर से बताइए। डबल करेंगे तो, हाँ सही नहीं बता रहा है जी, डबल का स्क्वायर आधा, सही नहीं होगा, सही है कि नहीं है, सही है ना। डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर कितना, डबल का स्क्वायर मतलब 4, 4 गुना है ना। 4 गुना करेंगे तब का होगा, 16 गुना हो जाएगा। 4 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 8 गुना। वाह, पहले सही बोल रहा था 16 गुना, पहले सही बोल रहा था 16 गुना। अब 5 गुना करेंगे तब, 5 गुना करेंगे तब का होगा, भाई देखो 5 गुना करेंगे तो 25 गुना होगा। कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, कितना होगा 5 गुना करेंगे। ना कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए तो बार बार पूछ रहे हैं। 5 गुना करेंगे तब 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 गुना होगा। 3 गुना करेंगे तब 9 गुना होगा। 1/4 करेंगे तब जी 1/4 करेंगे तो 1/16 हो। क्या बात है, देखो कितना तेज है इसको, है ना। खुश हो गया, 1/4 का 1/16 बता दिया, खुश हो गया, खुश है ना जी। चलो ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कहानी। बढ़े आगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज करने के लिए जितना एनर्जी का खर्च होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से मेन टॉपिक का शुरुआत हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, यानी प्रतिबल। स्ट्रेस क्या है, तो देखिए रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का है, प्रेशर का भाई है ना, प्रेशर का भाई है, माने प्रेशर है एक तरह का। प्रेशर का है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाएगा। इसमें कहा गया, क्या कहा गया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा वही कहलाएगा प्रतिबल, यानी स्ट्रेस, है ना। यानी सिंपली इसको लिख सकते हैं क्या, तो रीस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया, ठीक ना। इसके बाद क्या कहा गया, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट होगा
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फोर्स का हो गया ml/10⁻², एरिया का एल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा तो ml−T⁻², हो जाएगा, है ना। यह कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, लेकिन इसके पास डेफिनिट डायरेक्शन होता है। डेफिनिट डायरेक्शन है माने वेक्टर होना चाहिए, लेकिन यह ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो यह स्केलर है। स्केलर में कौन सा, टेंसर क्वांटिटी, प्रदिश राशि, है ना। तो यह कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या कहेंगे स्केलर में कौन सा, तो टेंसर क्वांटिटी। सारा का सारा टेंसर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, होता है, लेकिन सारा स्केलर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी नहीं होता है। जैसे सब टेंसर स्केलर होगा, सारा टेंसर, लेकिन सारा स्केलर टेंसर नहीं होगा, ऐसा समझ में है ना। स्ट्रेस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब टेंसर क्वांटिटी के एग्जांपल। क्वांटिटी दो ये प्रकार का, जिसके पास डेफिनिट डायरेक्शन होगा, वेक्टर, जिसके दो प्रकार का है, एक जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा, एक ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हो, वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूडो है, डायरेक्शनो है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह टेंसर है ना, टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी में किस में आएगा, स्केलर में आएगा, ठीक है। और कुछ छूट रहा है, एसआई यूनिट, डायमेंशन, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये स्ट्रेस जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये स्ट्रेस जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो सबसे पहला मिल गया हम लोगों को क्या, तो सबसे पहला मिला नॉर्मल स्ट्रेस, सबसे पहला मिला नॉर्मल स्ट्रेस, सामान्य प्रतिबल, ठीक ना। और दूसरा मिल गया क्या, तो टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस, यानी स्पर्शीय प्रतिबल है। देखिए एक ऑब्जेक्ट लिया गया, एक ऑब्जेक्ट लिया गया, इस पर जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो परपेंडिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, नॉर्मल रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। नॉर्मल रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, परपेंडिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, सामान्य प्रतिबल कहलाएगा। यहाँ फिर से आप लिखेंगे FR/A माने रीस्टोरिंग पर यूनिट एरिया, लेकिन याद क्या रखना है, यह रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इस पर फोर्स लगा रहे हैं कहाँ, इसके टेंजेंट के लॉन्ग, माने इसके एज के लॉन्ग, किसी एक किनारे पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यह कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेस होगा, कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेस होगा, आज छोड़ेंगे तो इसे टेढ़ा जो था वो सीधा हो जाएगा। तो सीधा होगा तो वो तो फोर्स हुआ इसी लाइन पे न लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी टेंजेंट के लॉन्ग ही लगेगा। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग लगता है तो टेंजेंट के लॉन्ग जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा उस समय जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगा। और यहाँ लिखेंगे FR/A, FR/A, यहाँ क्या रखना है, FR किसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग है, FR किसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिया जाएगा, दिया जाएगा कि किनारे पर लग रहा है, ठीक ना। बढ़ा जाए आगे, ये हो गया स्ट्रेस का कहानी। इसके बाद आता है हम लोगों के पास स्ट्रेन, इसके बाद आता है स्ट्रेन। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृति, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया,
कहा गया जैसे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज करेगा, है ना, उसका लेंथ चेंज होगा, उसका एरिया चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ओवरऑल इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, आकार तथा आकृति चेंज होगा। तो कहता है कि रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बट्टा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बट्टा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेन कहलाएगा। रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बट्टा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कितना आकार में परिवर्तन आया, कितना लेंथ में चेंजिंग आया, कितना एरिया बदला, कितना वॉल्यूम बदला, अब बट्टा में ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल लेंथ, ये सब का हो जाएगा तो स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसको लिख दिया गया है क्या, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बट्टा में क्या जी, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बट्टा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन माने परिवर्तित आकार बट्टा वास्तविक आकार क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा, विकृति कहलाएगा, है ना। यह यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, यह जो है यूनिटलेस होगा और डायमेंशन लेस होगा, ना ही कोई मात्रक होगा ना ही कोई विमा होगा, मात्रकहीन होगा और विमाहीन होगा। ठीक है, स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है, स्ट्रेन जो है सबसे पहला हो गया हम लोगों के पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माने अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया कि ऑब्जेक्ट को, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब आप पकड़ के खींचेंगे, इसको पकड़ के जब खींचिएगा फोर्स लगा के, तो ये थोड़ा सा इलोंगेट हुआ, कितना लेंथ बढ़ा, तो डेल्टा एल, अब पहले लेंथ था कितना एल, तो कहता है कि चेंज इन लेंथ अब बट्टा ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लंबा परिवर्तित लंबाई बट्टा वास्तविक लंबाई क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों के पास लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन में क्या कहा गया, लेटरल स्ट्रेन माने हिंदी में इसको कहेंगे पार्श्विक विकृति। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया, जैसे जो जब इसको खींचा गया तो ये खाली लंबा थोड़े हुआ, पतला भी तो हुआ, है ना। पहले डायमीटर था डी, अब हो गया डेल्टा डी, माने चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अब बट्टा ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर बट्टा ओरिजिनल डायमीटर का हो गया, तो लेटरल स्ट्रेन हो गया, पार्श्विक विकृति हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोगों के पास तीसरा कौन सा, तो तीसरा आता है हम लोगों के पास सरफेस स्ट्रेन। सरफेस स्ट्रेन में क्या कहा गया, हिंदी में इसे कहा गया क्षेत्रीय विकृति, हिंदी में क्या कहा गया, क्षेत्रीय विकृति। तो कहता है का कि चेंज इन एरिया अब बट्टा ओरिजिनल एरिया, एरिया कितना बदला, अब पहले कितना ओरिजिनल में एरिया था, ये दोनों का अनुपात, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, सरफेस स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है हम लोगों के पास, बढ़ते आगे, फिर आता है हम लोगों के पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माने हिंदी में इसे क्या कहेंगे, आयतनिक विकृति। ठीक है,
नामे से क्लियर है, चेंज इन वॉल्यूम बट्टा ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बट्टा ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोगों के पास टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेन, हिंदी में क्या कहेंगे तो स्पर्शीय विकृति। ठीक है, देखिए क्या कहा गया, ये देखिए यहां समझिए, ये हो गया हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट, इस पर कहां फोर्स लगाना है, टेंजेंट के लॉन्ग, तो यह कुछ एंगल पर बेंड होगा, कुछ एंगल पर बेंड होगा ना जी, जितना एंगल पर बेंड होगा वही क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है, जितना एंगल पर बेंड होगा वही क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। ये था हम लोगों का क्या कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, माने थीटा निकालने का मैथमेटिकल तरीका है, जिस तरह से मैथ्स में निकालते हैं ना वैसे ही। हाँ देखिए, कहता है कि ऑब्जेक्ट के जब किनारे पर, ये ऑब्जेक्ट है, इसके किनारे पर जब आप फोर्स लगाइएगा तो ये कुछ एंगल पर बेंड हुआ, जितना एंगल पर बेंड हुआ वही क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन कहलाएगा, है ना। आ रहा है समझ में, बढ़े आगे। अब देखिए इसके बाद आता है, ये नहीं लिखे हैं क्या, ये बात लिख लेना, सब लिख लिए, गुड। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप बताया गया, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा। ठीक ना, तनी पीछे पलटिए, जहाँ जगह सादा छूटा हुआ है ना, निचवा जगह सादा छूटा हुआ है, और जब 2 लाइन फ्लूइड मैकेनिक्स का लिखा हुआ है उसको काट दीजिए, 2 लाइन फ्लूइड मैकेनिक्स का लिखा हुआ है उसको काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 टॉपिक समझना है। पहला है का तो इलास्टिक लिमिट, ठीक ना, इलास्टिक लिमिट में क्या कहा गया, इलास्टिक लिमिट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा में हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखना है खुद से आप लोगों को। इलास्टिक लिमिट में क्या कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि किसी इलास्टिक बॉडी को पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है, खींच के जब छोड़ेंगे तो पुराने आकार को प्राप्त करेगा, ठीक है, और खींच दिए फिर पुराने आकार को प्राप्त करेगा, इतना ज्यादा खींच दिए कि पुराने आकार को प्राप्त नहीं किया, है ना, यानी इलास्टिसिटी खत्म होता है, डिक्रीज होता है ना, एक डेफिनेट पॉइंट के बाद इलास्टिक बॉडी अपना इलास्टिसिटी दिखाना बंद कर देगा, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट कहलाएगा, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट कहलाएगा, प्रत्यास्थ सीमा कहलाएगा। ठीक ना, उसके बाद आता है इलास्टिक फैटिग्यू, लिखेंगे इलास्टिक, लेफ्ट लिखिएगा अपना से, सुन लीजिए बोल रहे हैं, लिखिए बोल रहे हैं, लिखेंगे the point after which हाँ, the point after which an elastic body the point after which an elastic body lost its elasticity, that is it do not regain its previous shape and size, it do not regain its previous shape and size, is called elastic limit। वह बिंदु
जिसके पश्चात खींचे जाने पर कोई भी वस्तु प्रत्यास्था को नहीं दर्शाता है प्रत्यास्थ सीमा कहलाता है। स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहे हैं, खींच के छोड़ेंगे तो कुछ समय लगेगा ना जी प्रीवियस पोजीशन को रिगेन करने में। तो ये जो समय लगेगा उसको कहेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये जो समय लगेगा उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद आता है इलास्टिक फैटिग्यू। एक अचानक थोड़े इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होगा, है ना, धीरे धीरे खत्म होगा। तो एक बार खींचे तो थोड़ा सा खत्म हुआ होगा। तो एक बार इलास्टिक बॉडी को खींचने पर जितना इलास्टिसिटी का लॉस होता है इलास्टिक फैटिग्यू कहलाता है। किसी इलास्टिक बॉडी को एक बार खींचिएगा तो थोड़ा सा इलास्टिसिटी में लॉस आएगा, प्रत्यास्था में कमी आएगा। यह जो कमी आएगा, यही जो लॉस इन इलास्टिसिटी होगा एक बार खींचे जाने पर, उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक लिमिट कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। इसलिए इलास्टिक लिमिट नहीं, सॉरी, इलास्टिक फैटिग्यू कहेंगे। ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बताया गया रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा, और यहां उन्होंने नियम दिया क्या? उन्होंने नियम दिया हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक साहब ने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, है ना, मन जहां तक इलास्टिक लिमिट होगा वहीं तक ही नियम अप्लाई होगा। पहला नियम में पता चल गया कि कहां तक अप्लाई होगा? इलास्टिक लिमिट तक अप्लाई होगा, है ना। विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर इलास्टिक बॉडी पर लगने वाला जो स्ट्रेस होगा, इलास्टिक बॉडी पर लगने वाला जो स्ट्रेस होगा वो उसमें उत्पन्न होने वाले स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलास्टिक बॉडी में उत्पन्न जो स्ट्रेस होगा वो उस पे उत्पन्न होने वाले स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। यहां जब प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगता है और फॉर्मूला बनता है स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन, या आप यहां से ई के विषय में कह सकते हैं ई बराबर व्हाट? तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। अब चूंकि आप जानते ही हैं कि ये स्ट्रेन क्या है, तो यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है, इसलिए ई का यूनिट वही होगा जो अभी हम लोग स्ट्रेस का यूनिट पढ़े हैं। ई का डायमेंशन वही होगा जो अभी हम लोग स्ट्रेस का डायमेंशन पढ़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ई को हम लोग कहते क्या है? तो ई को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, माने प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ई को कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब ई जो ई है प्रत्यास्थता गुणांक है, इससे पहले हम लोगों को बात करना है बिहेवियर इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता गुणांक
3 प्रकार का होता है, लेकिन इसके टाइप को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, बिहेवियर ऑफ इलास्टिक वायर पढ़ना है ना। इलास्टिक बॉडी के बिहेवियर को पढ़ना है एक ग्राफ के सहायता से, ठीक है। ग्राफ भी आपके नोट्स में सामने दिया हुआ है ना। आइए ग्राफ के माध्यम से इसको पढ़ा जाए। हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ इलास्टिक वायर, है ना। किसके सहायता से, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के सहायता से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के सहायता से बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोगों के पास, ये हो गया हम लोगों के पास मान लीजिए स्ट्रेस का एक्सिस, ये हो गया क्या, स्ट्रेन का एक्सिस। ये हो गया स्ट्रेस का एक्सिस, ये हो गया स्ट्रेन का एक्सिस, है ना। ऑब्जेक्ट को पहले पकड़ के खींचा गया, ठीक है। हो सकता है खींचे जाने पर कोई असर नहीं पड़े, है ना। जैसे मान लीजिए कि कुर्सी उठा के बाहर रखने के लिए कह रहे हैं, तो आप तो तुरंत उठा के ले जाकर रख दीजिएगा, लेकिन एगो 3 साल के लड़का से कहेंगे तो उसे उठेगा नहीं, उठेगा, पूरा दम लगाएगा, कहेगा नहीं उठ रहा है ना। पहले 2 साल के लड़का से कहे नहीं उठा, पहले 1 साल के लड़का से कहे, उसके माई बाप किसी आगे 1 साल के लड़का से कुर्सी उठवा रहा है, उठाइए नहीं करेगा। 2 साल का लड़का उठाया, उसे नहीं उठा। 3 साल का लड़का पूरा दम लगाया, नहीं उठा। 4 साल के लड़का जो है कुर्सी खींच के लेके चल गया, घिसिया के लेके चला गया, उसके बाद घिसिया के लेके चला गया ना जी, है घिसिया के, ठीक है। चाका वाला होगा तो डुगरा के लेके चला जाएगा, है रोल करके नहीं, डुगरा के, है ना। तो ढूला के, हाँ ढूला के। तो देखो अंग्रेज सब जो है भोजपुरी से बड़ा डराता है सब, है ना। भोजपुरी को कबो गुलाम नहीं कर पाया सब, है ना। हाँ, अब बताओ, लोग कहता है कि हमारा जिगर का फूल है, अब बताओ इसको अंग्रेज क्या कहेगा, फ्लावर ऑफ लिवर, हाँ फ्लावर ऑफ लिवर है ना कहेगा, है ना। कहेगा कि चेहरा को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, तो कहेगा फेस, अब भोजपुरी में थोबरा, भोजपुरी में थोबरा। एगो डॉक्टर जो है पूरा MBBS वगैरह करके अमेरिका से आ गया, यहाँ क्लिनिक खोल दिया तो यहाँ के लोग का बीमारी अलग अलग आएगा। लोग पूछेगा ये क्या हुआ है, तो वो कहेगा पेट गुरगुरा रहा है, पेट गुरगुरा रहा है। अब वो बेचारा पूरा MBBS का अपना किताब पलट पलट के देख लेगा, उसको कहीं गुरगुराने का इलाज है ना। अब वो बेचारा क्या सोचेगा कि गुरगुराना एगो सीरियस बीमारी है, इसको तुरंत रेफर करो दिल्ली एम्स में। बेचारा के गैस से पेट गुरगुरा रहा है, उतने में एम्स भर्ती हो गया वो, है ना। कुछ लोग कहता है मन ठीक नहीं, मन का पता कैसा हुआ है, मन ठीक है नहीं लग रहा है। और मन ठीक वो क्लियर बताइए नहीं करेगा उसको हुआ का है। हाँ। गोरवा झिनझिना रहा है, गिनिर कर रहा है। अरे ये मेरे साथ सच में हुआ था, हम गए थे अपने यहाँ जो है एक डॉक्टर के पास, ठीक ना। तो वहां पे डॉक्टर जो है एक महिला से पूछे कि क्या हुआ है जी, क्या हुआ है आपको। तो कह रही है महिला कि डॉक्टर साहब देखिए ना, छतिया गिनिर करत रहता। डॉक्टर साहब पहले तो दोबारा पूछे क्या होता, तो गिनिर कर रहा है, गिनिर होता। डॉक्टर साहब पूछे गिनिर माने का, तो फिर उसको नहीं समझ में आया गिनिर माने क्या।
उसको नहीं समझ में आया कि अब गिनिर गिनिर को हम इसको कैसे समझाएं। समझाना भी वो कला ना है जी, हाँ समझाना भी वो कला है। तो गिनिर गिनिर उसको नहीं बुझाया। तो हम बोले कि सर मैंने सीना में वाइब्रेशन टाइप लग रहा है। तो अच्छा ये बात है। अब हो सकता है कि हम गलती कह दिए हो, गलती दवाई लिखा गया हो, उसके बाद थोड़ा देखने गए कि हाँ वो खैर महिला भी जाने ही वाली थी, है ना, मैंने कहा जाने वाली थी, हाँ जाने वाली थी। तो अब गिनिर गिनिर का अब सब जगह गिनिर गिनिर होगा, कहा सब जगह गिनिर गिनिर होगा। तो हो सकता है दवाई इन्हें उन्हें लिखा गया हो तो जल्दी पहुंच गई होंगी, हम मदद कर दिए होंगे क्या। अब जैसे एक पंडित जी जो है प्रवचन दे रहे थे, तो एगो महिला जो जाके उनको 50 रुपया दे दी। तो महिला बोली कि मैंने और 20 वर्ष जियो। पंडित जी बोले और 20 साल जिए। तो कहते कि ना पंडित जी अब कही भगवान से कि उठा ले भगवान जी। तो पंडित जी कह रहे हैं कि हमारा के यमराज के सेक्रेटरी समझ तो रुका, मैंने हम यमराज के सेक्रेटरी थोड़े हैं कि कह देंगे तो हो जाएगा। हम लोग खाली जिंदा रहने का आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो इसी तरह से कुर्सी का हो जाएगा जी, घिसिया के लेके चल जाएगा, डुगरा के लेके चल जाएगा क्या। हाँ तो ये हो गया स्ट्रेस। हाँ तो पहले क्या हुआ, पहले फोर्स लग रहा था तो ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था माने वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जी, इतना मारेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो प्लास्टिक। रिजिड बॉडी है, कौन बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ये तुरंत पढ़ाए तुरंत भूला जाता है, इतना तुरंत तेज है सब चीज। अब मैंने हम तलवार लेके बैठ रहे हैं कि बताओ नहीं तो घोंपिए देंगे। तो रिलैक्स हो, हम थोड़े अचानक से हम पूछ दिए तो थोड़े कहते हैं कि अचानक से जवाब दो का जी। अच्छा अब देखो इसको कह दिए 1/2 तो तुरंत जवाब दे दिए। 3 का स्क्वायर तो 6, 4 का स्क्वायर 8 का, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो क्या करना है, 4 में 2 से गुना कर देना 8 का, 3 का स्क्वायर का तो 3 में 2 से गुना कर देना है 6 का। काहेगा इतना हंसी मजाक करके बता रहे हैं अब तो घबराहट, काहे घबराहट होना है, नहीं होना चाहिए घबराहट क्या जी। इसको देखो पूछे 1/2 गुना तो एकदम कह रहा है 1/4 गुना, इसको घबराहट नहीं हुआ। ये बेचारा भीतर भीतर खुश है कि यार सर मेरा बड़ी तारीफ कर रहे हैं। एकदम खुश लग रहा है कि सर मेरा बड़ी तारीफ कर रहे हैं। चलो देखना क्लास खत्म होगा तो ये पाकिटों से हाथ निकाल लेगा, ठीक ना, कि ठंडा है पाकिट में हाथ लगाया है, चलो अच्छा बात है। अब हमको लगाने का मन कर देगा तो फिर लिखाएगा कि कौन से लिखेंगे, हैं? हाँ जी तो देखिए पहले का शो किया, कोई भी इलास्टिक बॉडी है तो पहले का शो करेगा, क्या शो करेगा, रिजिडिटी, है ना। फोर्स बढ़ाएंगे 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 उसके बाद इलास्टिसिटी को शो करेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी को शो करेगा तो ग्राफ लाइन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ लाइन कुछ इस प्रकार का दूसरे कलर से, ठीक है। स्ट्रेट ये हो गया ओ ए, ठीक है। यह ओ ए क्या शो करेगा, तो ओ ए जो है वो शो करेगा दिखाई दे रहा है परफेक्टली इलास्टिसिटी को, माने पूर्णतः प्रत्यास्था को दिखाएगा। माने ओ से ए के बीच में कहीं छोड़ दीजिएगा, ऑब्जेक्ट एकदम अपना प्रीवियस पोजीशन को रिगेन कर लेगा, प्रीवियस शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, ठीक है। अब तनी और फोर्स लगाइए, ठीक है। अब और फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा अब जो है पोजीशन चेंज होगा,
बी पर चला गया। अब बी तक जाने के बाद ए बी जो है क्या शो करेगा, ए बी जो है वो पार्शियल इलास्टिसिटी को शो करेगा, पार्शियल इलास्टिसिटी को शो करेगा। ए बी का शो करेगा पार्शियल इलास्टिसिटी को, अंशतः प्रत्यास्था को दिखाएगा, माने थोड़ा सा इलास्टिसिटी है, पूरा से पुराने आकार को प्राप्त नहीं करेगा लेकिन कुछ ना कुछ पार करेगा। जैसे 2 कदम आगे बढ़े तो फिर 2 कदम पीछे नहीं बढ़ेंगे, 1.5 कदम पीछे जरूर बढ़ेंगे। आया समझ में? तो ये हो गया अंशतः प्रत्यास्था, माने थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी शो करेगा। अब बी के बाद जो है यह इलास्टिसिटी को शो करना ही बंद कर देगा, ठीक ना। तो ये बी का हो जाएगा, पॉइंट बी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी को किसको शो करेगा, इलास्टिक लिमिट को शो करेगा, प्रत्यास्थ सीमा को शो करेगा, ठीक ना। उसके बाद बी के बाद जो है ये क्या शो करेगा, तो बी के बाद जो है इसके बाद एकदम सीधा सी है ना, ई हो गया बीसी। बीसी का शो करेगा प्लास्टिसिटी को शो करेगा, बीसी किसको शो करेगा, प्लास्टिसिटी को शो करेगा। और सी किसको शो करेगा, तो प्लास्टिक लिमिट को शो करेगा। बीसी किसको शो करेगा, प्लास्टिक लिमिट को शो करेगा। सी के बाद जो है प्लास्टिसिटी शो करना बंद हो जाएगा, ठीक ना। आ सी के बाद का होगा जी, तो सी के बाद जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आप पॉइंट डी पर आके इसका कहानी खत्म हो जाएगा। पॉइंट डी पर आके इसका कहानी खत्म हो जाएगा। सी डी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, प्लास्टिसिटी के बाद तुरंत थोड़ा में टूट जाता है ना। तो पॉइंट डी क्या शो करेगा, डी जो है पॉइंट ऑफ ब्रिटलिटी को शो करेगा, चाहे ब्रेकिंग पॉइंट भी इसे कहते हैं। पॉइंट ऑफ ब्रिटलिटी को शो करेगा, चाहे ब्रेकिंग पॉइंट भी इसे हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत, माने कोई भी इलास्टिक बॉडी पहले कम फोर्स के लिए रिजिडिटी, फिर एक डेफिनिट फोर्स के बाद परफेक्टली इलास्टिसिटी, फिर पार्शियल इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, तब प्लास्टिसिटी, फिर प्लास्टिक लिमिट, तब ब्रिटलिटी है ना, माने उसके बाद टूट जाता है ऑब्जेक्ट। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, माने ऑब्जेक्ट सब गुण को दिखाता है, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। अच्छा है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी लिखवा दिए है ना जी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहना गलत ऐसे नहीं है, समझे, लेकिन किताब में लिखा होता है का, तो इलास्टिक मॉडुलस चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉडुलस चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब चलिए टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस में सबसे पहला है हम लोगों के पास क्या, तो सबसे पहला है हम लोगों के पास यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस यानी यंग गुणांक है ना। यंग्स मॉडुलस को क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा यंग्स मॉडुलस कहलाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस माने का, तो फोर्स बाई एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माने का डेल्टा एल बाई एल, यानी का हो जाएगा एफ एल इंटू ए
डेल्टा एल। कोई दिक्कत आया समझ में? दूसरा आता है हम लोगों के पास यंग्स मॉडुलस के बाद बल्क मॉडुलस। दूसरा आता है हम लोगों के पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस माने आयतनिक गुणांक, है ना। इसमें क्या हो गया, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे देखो तो, बी से बी, तब बी बराबर हो जाएगा का, तो नॉर्मल स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस माने फोर्स बाय एरिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माने चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। माने क्या हो जाएगा, F इंटू भी अब बट्टा A डेल्टा V, ये क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो गया। ठीक है। तीसरा आता है हम लोगों के पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरा क्या आता है बाबू, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक। इसको कैसे, सिग्मा से, देखो तो एटा से, इसे एटा से डिनोट करते हैं। ठीक है। एटा माने का हो गया, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी माने इसका मतलब हुआ शियरिंग स्ट्रेस अब बट्टा में का शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा। एटा बराबर क्या हो जाएगा, तो शियरिंग स्ट्रेस माने का हो गया, सिंपली फोर्स बाय एरिया अब बट्टा में शियरिंग स्ट्रेन कितना, थीटा, तो F बाई ए थीटा, ये हो गया क्या, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एटा बराबर F बाई ए थीटा। कोई दिक्कत आया समझ में? ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस का पूरा टाइप। ठीक है, बढ़े आगे। अंतिम टॉपिक हम लोगों के पास आता है पॉइसंस रेशियो। पॉइसंस रेशियो, है ना। इसमें क्या कहता है, पॉइसंस रेशियो को इसको कैसे डिनोट किया है, सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, तो लेटरल स्ट्रेन अब बट्टा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइसन रेशियो कहलाएगा। लेटरल स्ट्रेन माने का चेंज इन डायमीटर बट्टा ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या होगा, चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ, यानी L डेल्टा D बट्टा D डेल्टा L। ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? ये था आपके पूरे के पूरे इलास्टिसिटी चैप्टर का कहानी। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा बात भरपूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो उम्मीद है कि आप 1-2 मिनट रुक रहे हैं, पूछ लेंगे। आज पूछने में डर लग रहा है? हाँ, चलिए ठीक है, इसको एक बार फिर से आप रिवाइज करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा अगले क्लास में पूछेंगे, मैंने देखने के बाद भी अगर कुछ चीज ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो अगले क्लास में पूछेंगे। इससे ना के बराबर पूछता है, ठीक ना। अब इतना शॉर्ट में पढ़ा है तो इससे तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं, है ना। यूनिट वगैरह पूछता है, स्ट्रेस का यूनिट, स्ट्रेस का डायमेंशन, इससे चांस कम है, ठीक ना। हाँ, मैंने एकदम थ्योरी बेस्ड ही पूछेगा, 100% थ्योरी बेस्ड ही पूछेगा। ठीक है,
थ्योरी बेस्ड चाहे फॉर्मूला बेस्ड। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करेंगे लोग, इसी ठीक है? नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स अलग ब्रांच है, ठीक ना? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। इतना कार्य प्रॉब्लम आप अभी तक नहीं मिलता है आए? असाइनमेंट क्वेश्चन वाला सब तो क्वेश्चन हम करा दिए हैं। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या लिखे थे? हाँ? स्ट्रेस का डायमेंशन स्ट्रेस का डायमेंशन